औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Nazin, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Market. A lot is happening on the front of real estate sector. Real estate sector में tokenization की बातें हो रही हैं. Arif Habib happens to be a leader in terms of the real estate sector. 14 फंड्स उनके आ चुके हैं. आज हम बातचीत करेंगे एजाज से, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस नए इनिशिएटिव में एसईसी के साथ आरिफ हबीब डॉलमन रीट्स का क्या रोल है. एजाज, वेलकम टू द शो एंड ओवर टू यू. समझाएं हमारे नाजरीन को ये टोकनाइजेशन का जिन भूत इनिशिएटिव क्या है. अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका. आपने रीट के हवाले से बात की और टोकनाइजेशन के हवाले से बात की. जैसा आपने बजा तौर पे फरमाया कि एससीसीपी जो हमारा एपेक्स रेगुलेटर है हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स का, वो काफ़ी कीनली काम कर रहा है रीट्स की प्रमोशन के लिए. और इसीलिए हमने गुज़िश्ता 2-3 बरस में देखा कि जो मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं उनकी तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा देखने में आया. इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं अंडर रीट्स उनमें भी एक हमने ग्रोथ देखी है सिग्निफिकेंट. हमारी जो रीट मैनेजमेंट कंपनी है आरिफ हबीब डॉलमन रीट मैनेजमेंट लिमिटेड, हमने तकरीबन कोई 14 फंड्स तकरीबन हमने रजिस्टर करवाए हैं रीट फंड्स, जिसमें हम जो फंड साइज है उनका एग्रीगेट वो तकरीबन 190 बिलियन रुपीस के अराउंड है. और इसमें जो हम प्रोजेक्ट्स अंडरटेक कर रहे हैं उनका एस्टिमेटेड साइज तकरीबन ट्रिलियन रुपए से ऊपर है. तो सिग्निफिकेंट ग्रोथ इस सेक्टर में हो रही है. जहाँ तक टोकनाइजेशन का सवाल है, उसमें अभी हमने कोई खातिर खा काम नहीं हो पाया है. ये जो टोकनाइजेशन है ये कॉन्सेप्ट भी रिलेटिवली नया है दुनिया भर में, और पाकिस्तान में भी जाहिर है कि ये एक नया कॉन्सेप्ट है. इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी मौजूद नहीं है. सिंगापुर में मॉनेटरी एजेंसी ऑफ सिंगापुर जो है, अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर MAS ने उसका एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है. हमें उसको स्टडी करने की ज़रूरत है. इसी तरह वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी वारा जो UAE में है, हमें उसको स्टडी करने की ज़रूरत है. पाकिस्तान में जो भी प्रोजेक्ट है या जो भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, उसमें एक जो की कंपोनेंट है उसकी सक्सेस का, वो है अफोर्डेबिलिटी, ताकि उसमें पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके. सो पाकिस्तान बीइंग अ लो इनकम कंट्री, इसमें जो हम साइज होता है इन्वेस्टमेंट का, वो हम जितना बाइट साइज रखेंगे उतना ही वो कामयाबी का उसका इम्कान हो जाएगा. तो रियल एस्टेट बाय नेचर एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, और उस बिजनेस की जो पार्टिसिपेशन है बाय द पब्लिक, उसको तो रीट्स के रेगुलेशंस ने बहुत फैसिलिटेट किया. और जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी 3 रीट्स लिस्ट हो चुकी हैं, और इंशाल्लाह आने वाले चंद महीनों में मजीद रीट फंड्स जो हैं वो लिस्टिंग के लिए आएंगे, और उसमें पब्लिक पार्टिसिपेट कर सकेगी. बट रीट के थ्रू आप रियल एस्टेट के बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं. मेरा ख्याल है कि रियल एस्टेट एसेट्स को ओन करना ज़्यादा आसान है कॉन्सेप्चुअली, और हमारी पब्लिक उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, और उसके लिए हमको टोकनाइजेशन पे काम करने की ज़रूरत है. तो ये हम समझते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड इस पे काम होगा. बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी में अवेलेबल है हमारे पास रिसोर्स, हम ला सकते हैं वो प्रोडक्ट्स को बाजार में, लेकिन इसमें हमको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप करने की ज़रूरत है. एजाज साहब, ये फरमाइएगा कि जब हम कहते हैं कि जो रीट्स है उसने इस मिथ को ब्रेक किया कि आप बड़ी एसेट वैल्यू वाले इंस्ट्रूमेंट को एक नहीं ख़रीद सकता तो कई लोग मिल के ख़रीद सकते हैं. जैसे हमने डॉलमन रीट्स में देखा कि 10 रुपये 11 रुपये का यूनिट 16-17 रुपये पर भी वो ट्रेड हुआ. वो एक मल्टी बिलियन एसेट को रिप्रेजेंट करता था. अभी जब आप कह रहे हैं टोकनाइजेशन, सो ये जो 10 रुपये का यूनिट है, व्हाट आर वी ट्राइंग टू से एक्चुअली, एक लेमैन के लिए अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें प्लीज़. रियल एस्टेट के बिजनेस में
एक चैलेंज होता है कि उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। राइट, जैसे आपने डॉल्मेन सिटी रीट की बात की, जब हम ये शॉपिंग मॉल और हार्बर फ्रंट ऑफिस बिल्डिंग हम लेकर आए थे मार्केट में, तो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू तकरीबन 22 बिलियन रुपीस थी। राइट, हमने उसको 2.2 बिलियन के रीट यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, और वो 10 रुपए का एक यूनिट था फेस वैल्यू उसका। राइट, और उसमें लोग जो हैं इन्वेस्ट करने के काबिल हुए, एंड एज वी स्पीक तकरीबन 9-10 हज़ार यूनिट होल्डर्स हैं जो उस प्रॉपर्टी को ओन करते हैं। राइट, अब ये जो रीट का मैकेनिज्म है, रीट एक फंड है जो एक रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट हुआ है, डॉल्मेन सिटी रीट, और सब लोग उस रीट फंड के यूनिट होल्डर्स बन गए, राइट, और उस प्रॉपर्टी से जो आमदनी होती है, जो कि एसेंशियली किराए की आमदनी है, वो उन तक पहुंच जाती है। बिल्कुल ठीक, आज के दिन में तकरीबन हम 22-23% रुपया यील्ड बनती है उस इन्वेस्टमेंट पे, जो कि बहुत हेल्दी है। और जिन्होंने 11 रुपए का यूनिट खरीदा, उसको उनमें मार्केट एप्रिसिएशन भी उनको बहुत मिली। एक और प्रोडक्ट है रियल एस्टेट रिलेटेड, जो सब लोग बाय करना चाहते हैं, वो ये होता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है राइट, जिसमें अपार्टमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, यस, तो आप वो अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं। राइट, तो अब वो जो अपार्टमेंट है, वो तकरीबन उसकी वैल्यू से कि 3 करोड़ है या 4 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, राइट, तो एक आम आदमी के पहुंच में नहीं होता उस 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 अपार्टमेंट को खरीदना या उस दुकान को खरीदना। राइट, तो टोकनाइजेशन के जरिए हम उस रियल एस्टेट एसेट को अ, छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। राइट, और राइट, फिर टेक्नोलॉजी जो है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो उसको फैसिलिटेट करती है पार्टिसिपेशन बाय इंडिविजुअल्स, राइट, कि वो लोग वो टोकन्स बाय कर लें। और उसमें जो ब्लॉकचेन का मेथड है, वो उस टेक्नोलॉजी की मदद से उसकी ओनरशिप वाइड स्प्रेड होती है, उसकी बाइंग एंड सेलिंग आसान हो जाती है। अब ये सारी एक्टिविटी को अंडरटेक करने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। राइट, जैसे मैंने बताया कि सिंगापुर में वो एग्जिस्ट करता है, यूएई में वो एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा भी और ममालिक में, बट ये 2 ममालिक ऐसे हैं जो कि बहुत ओपन हैं फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेड। और राइट, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा मॉडल प्रोवाइड करते हैं फॉर इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, कि वो इनकी मॉडल्स को स्टडी करें और उसको अपने लोकल हालात के मुताबिक ढाल लें। तो इस चीज़ पर हमको काम करने की ज़रूरत है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। एजाज़ भाई, अभी वक्त हुआ जाता है छोटे से वक्फ़े का। वक्फ़े के बाद हम चाहेंगे कि आप ज़रूर इस बात पे रोशनी डालें कि इस वक्त एसईसी इस इनिशिएटिव को जो पुश कर रहा है, उसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, मकासद क्या हैं। नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम एजाज़ साहब से चाहेंगे कि वो हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन इस इनिशिएटिव को इस वक्त जो पुश कर रहा है या इसमें चाहता है कि डेवलपमेंट हो, उसकी बेसिक वजूहात क्या हैं, और एसईसी का जो इस वक्त प्रपोज़ल इस वक्त इन द मार्केट है, और बाकी सारे मार्केट के पार्टिसिपेंट इस पर डिस्कस कर रहे हैं, इस पर बातें कर रहे हैं, उसमें जो बुनियादी उसके नुकात हैं वो क्या हैं। एजाज साहब, ओवर टू यू। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि एप्रिशिएट किया जाए कि पाकिस्तान के जो रेगुलेटर्स हैं, उनकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और उनकी जो अप्रोच है वो बहुत मुझे प्रोफेशनल है और बहुत सिंसियरली काम करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, इस हद तक के मैनी अ टाइम्स जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें लगता है कि ये ओवरडू कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन मेरा ख्याल है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम तमाम एंगल्स को, तमाम एस्पेक्ट्स को समझें, और जो हमारा आम आदमी है उसकी जो सूझबूझ का लेवल है उसके मुताबिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बने, कि उसके साथ कोई मिसहैप नहीं हो जाए। इसमें मार्केट की अपनी एवोल्यूशन भी इम्पोर्टेंट है, कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम, अवेयरनेस चीज़ों की करने की ज़रूरत है।
तो एससीसीपी की अप्रोच ये है कि इस तरह का कोई नया आइडिया जो है वो उसको सैंड बॉक्स में डालते हैं, ट्राई करते हैं उसका कि उसका रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो जहन में सवालात हैं वो हमको पहले डिबेट करके एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में डाल लेने चाहिए, राइट, क्योंकि सीरियस इन्वॉल्वमेंट होना पार्टिसिपेंट्स की ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक रीट मैनेजमेंट कंपनी है, हम सैंड बॉक्स में टोकनाइजेशन के लिए नहीं गए हैं अभी तक, राइट, क्योंकि हमें लगता है कि जिस तरह रीट का कॉन्सेप्ट पहले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आया और आपने रीट को अलाउ किया, इसी तरह से टोकनाइजेशन का भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ जाए और उसमें फिर जो सीरियस कंपनीज हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करें। सैंड बॉक्स में जब हम सिस्टम टेस्ट करने जाते हैं तो मुझे वो नहीं लगता कि उसमें उसमें इतनी कैपेसिटी, एक्साइटमेंट होती है या उसमें इतना इंटरेस्ट होता है मार्केट प्लेयर्स का, बिकॉज टाइम जो है वो लिमिटेड फैक्टर है सबसे ज़्यादा, और जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है मार्केट की वो कम लोगों में है, वो उनके लिए लिमिटिंग फैक्टर है। तो अगर हम सैंड बॉक्स में जाएंगे तो वो सीखने का जो तरीका है वो मुझे लगता है ज़्यादा कॉस्टली है। दुनिया में एक काम हो चुका है, मॉडल स्टडी करें, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएं और फिर सीरियस मार्केट पार्टिसिपेंट्स को लाइसेंस दिया जाए कि वो उस एरिया में काम करें। और टोकनाइजेशन कॉन्सेप्चुअली बहुत करीब है रीट्स के कॉन्सेप्ट के। रीट का कॉन्सेप्ट जो है वो सक्सेसफुली आ चुका है, 25-30 कंपनीज ने लाइसेंस ले लिए हैं, 15-20 रीट फंड्स क्रिएट हो चुके हैं, लिस्टिंग भी हो चुकी है उनकी, और मार्केट ने उसको उसको टेस्ट भी कर लिया है। सो मेरा ये ख्याल है कि एससीसीपी को चाहिए कि वो डायरेक्टली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे जाए और टोकनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करे। अच्छा एजाज साहब, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं ये चीज़ सामने लाना चाहता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट मेकिंग की रेगुलेशन के ऊपर काम हुआ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के ऊपर काम हुआ, बड़े बड़े इनिशिएट डेट मार्केट डेवलपमेंट के ऊपर काम हुआ, जिसके नतीजे में पहली दफ़ा जो है वो ट्रेजरी बिल्स की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज में शुरू हो सकी, वरना ये कई डिकेड्स तक बातें होती रहीं। इन सब इनिशिएटिव्स में एसईसी ने एक्सपर्ट्स का एक वर्क ग्रुप बनाया था, यानी इवन आप लिवरेज प्रोडक्ट में भी देखें तो उसमें भी मार्केट एक्सपर्ट्स की कमेटीज़ एसईसी बना देती थी। वो एक गाइडलाइन का पेपर लेकर आते थे, वो गाइडलाइन का पेपर जैसे ईटीएफ का भी 2 साल तक मार्केट में रहा, वो थ्रेडबेयर डिस्कस हुआ, उस पर अमल हुआ और फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आया। यू थिंक कि एसईसी को वही रास्ता रीट सेक्टर के लिए भी, टोकनाइजेशन के लिए भी लेना चाहिए? जी बिल्कुल, वो बिल्कुल मुनासिब रास्ता है, वही लेना चाहिए। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि पहले हम सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में काम करते हैं, राइट, यानी हमारा स्टॉक एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है, या ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का काम कर रहे हैं। अभी जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है उसने डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस को वायबल कर दिया। ओके, अब हमें सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की ज़रूरत नहीं है, तो हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना चाहिए। बहुत पावरफुल टूल है, बहुत यूज़फुल टूल है, और ये हमको समझ के हमें अब सेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड वर्किंग है। तो इसका जो रेगुलेटरी मॉडल है या जो फ्रेमवर्क है वो कॉन्सेप्चुअली थोड़ा डिफरेंट है। उसमें मुझे लगता है कि ये हमको टेक्नोलॉजी की साइड से जो हमारे ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स हैं उनका एक फोरम बनाए जो इस टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस क्रिएट करें सबसे पहले। और जैसा मैंने बताया कि हमारे लिए अच्छा आसान है कि सिंगापुर जैसा कंट्री जो कि बहुत फॉरवर्ड लुकिंग कंट्री है, या यूएई है जो हमारे पड़ोस में काम कर रहा है, वहाँ पे वर्किंग मॉडल्स अवेलेबल हैं। तो उनके वर्किंग मॉडल से हम सीखें और हमारे जो लोकल एनवायरनमेंट की पिक्यूलियरिटीज़ हैं उसको उसमें इनकॉर्पोरेट करें, तो हम लोग जल्दी ये रिजल्ट ला पाएंगे। दूसरा जो एक चीज़ हमें करने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ काम को थॉरो होना चाहिए, बट टाइम फ्रेम हमें कम करना चाहिए। राइट, हम लोग ज़्यादा टाइम लेते हैं, यानी कि अभी हम टारगेट सेट करें कि विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स हम बस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ले आएंगे,
2 साल तक जो चीज लिंगर ऑन करती है या वो इट्स टू टू कॉस्टली। ट्रूली बिल्कुल सही। और ये डेवलपमेंट बहुत स्लो है। हमारा जो यूथ बल्ज है, या हम लोग पाक दुनिया के दूसरे तीसरे ये यंगेस्ट नेशन। फ्रीलांसर्स कम्युनिटी बन गए हैं। या ये जो हमारी यूथ है ये डिसअपॉइंट नहीं हो जाए, ये चली नहीं जाए इधर उधर। हमें उनकी 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 एम्बिशंस को, उनकी एस्पिरेशंस को और उनकी रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करना चाहिए एट अ फास्ट पेस। just to get a view from your side, how secure you in your experience and in your knowledge you think this idea of tokenization is, कि जो एक यूनिट है, एक फ्लैट है, जैसे आप मिसाल दे रहे थे कि बहुत सारे लोग उसको मिलके ख़रीदें, तो वो अगर कोई ख़रीदने जा रहा है टू दैट एक्सटेंट ये प्रोसेस कम्स इनटू बीइंग, या बहुत सारे लोग उसको ओनर भी करते हों तो उसकी रिपोजिटरी ऑफ ओनरशिप और उसका एक फ़ाइनल कागज़ जो जो उस अपार्टमेंट का है, यूनिट का है, वो इलेक्ट्रॉनिकली डिपॉजिटरी में रहे। यू हैव अ व्यू ऑन दैट एंड यू वांट टू शेयर सम नॉलेज ऑन दिस? ये बेहतर है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी हो। ऑब्वियसली इट इज़ बेटर। पाकिस्तान में परसेप्शन है कि टाइटल हमारे नीट क्लीन नहीं होते या उन पे सवाल उठ जाते हैं। राइट। मेरा अपना ये ओपिनियन है कि ये जो चैलेंज है ये इतना बड़ा नहीं है जितना ज़्यादा परसेप्शन का इशू क्रिएट किया हुआ है। ओके। यानी आई नो न्यूमरस प्रॉपर्टीज जिसके ऊपर पूरा भरोसा है मार्केट को, और अगर हम ड्यू डिलिजेंस के प्रोसेस के तहत करें तो बहुत रिलायबल सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन डेफिनेटली इसको इम्प्रूव किया जा सकता है अगर हम इसको डिजिटाइज कर दें और एक कोई हमारी ऐसी अथॉरिटी हो जो टाइटल को सर्टिफाई कर दे या इंश्योर कर दे। वो डेफिनेटली वो कंट्रीब्यूट करेगी। बट लेकिन अभी जिस हालत में सिस्टम काम कर रहा है उसमें इतना पोटेंशियल ज़रूर है कि हम इस प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो ये पैरेलल चलना चाहिए सब कुछ, और इसको हमें हमें पार्टिसिपेट करवाना चाहिए पब्लिक को। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप इस वक्त जो रियल एस्टेट सेक्टर की सूरत हाल है, जिसे कुछ लोग कहते हैं कि अब जो ऊँट है वो एक करवट की तरफ बैठता हुआ नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट की डायरेक्शन टाइम एंड अगेन चेंज होती है एज टू वेदर दे वांट टू ब्रिंग सम काइंड ऑफ लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट इनटू इट। आज एक अनाउंसमेंट भी आई है एंड गोइंग फॉरवर्ड कहा जा रहा है कि बिकॉज 100 ट्रिलियन से ज़्यादा के एसेट रियल इस्टेट में पार्क्ड हैं, गवर्नमेंट सबसे बड़ी बेनिफिशियरी होगी अगर यहाँ डॉक्यूमेंटेशन होती है। यहाँ पे टैक्सेशन के मामलात अंडर डॉक्यूमेंटेशन बेहतर होते हैं। यू सी सम ट्रैक्शन हैपनिंग डाउन द रोड नेक्स्ट 6 to 8 months। बजट में जो बार बार प्रपोजल्स की बातें होती हैं, एक्साइज ड्यूटी की तो आज हमने सुन ली, बट गोइंग फॉरवर्ड यू सी सम काइंड ऑफ ट्रैक्शन इन रियल एस्टेट सेक्टर? सर मुझे ये मेरा एक ओपिनियन है ज़ाती कि रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत सीरियसली मैनेज करने की ज़रूरत है। यानी ये पूरी दुनिया में ये बहुत फंडामेंटल रोल प्ले करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हवाले से भी, रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से भी। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये सेक्टर आपकी सोसाइटी के जो सोशल इश्यूज हैं उसको ये एड्रेस करता है। राइट। रहने के लिए अच्छा घर, स्कूल की इमारत, कॉलेज, तालीमी इदारों की इमारत, ऑफिस वर्क करने की क्वालिटी, वेयर हाउसिंग, होटल्स, हॉस्पिटल्स, ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है सिविक, वो चाहिए आपको रहने के लिए, मॉडर्न लाइफ के लिए, प्रोडक्टिव लाइफ के लिए। राइट। और वो सब इस सेगमेंट को प्रोवाइड करना है। और एक बहुत बड़ी तादाद इकोनॉमी की जो है वो इस सेक्टर से जुड़ी हुई है। अगर आप इस सेक्टर को एड्रेस नहीं करेंगे तो आपकी जो इंडिजिनस ग्रोथ स्ट्रेटजी है वो सिवियरली हैम्पर्ड रहेगी। राइट। यानी अगर आप कोई इंडिजिनस ग्रोथ चाहते हैं विद मिनिमम रिलायंस ऑन इंपोर्ट्स, तो ये हाउसिंग के सेक्टर को डेवलप करने की ज़रूरत है, टाउन प्लानिंग की ज़रूरत है, ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई करने की ज़रूरत है, डॉक्यूमेंटेड ओनरशिप ऑफ रियल एस्टेट की ज़रूरत है। इसमें पॉलिटिकल
जो फ्रेंचाइज है वो भी बहुत इम्प्रूव होती है। जिन लोगों की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं मोहल्ले में, वो लोग डिफरेंटली बिहेव करते हैं, और जो लोग अपनी प्रॉपर्टीज ओन नहीं करते हैं वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं। राइट। ये जो एक जिम्मेदाराना रहने का रवैया है वो इससे इनकलकेट होता है। सो पाकिस्तान के जो इकोनॉमी के बड़े इश्यूज हैं वो, उनको मेरा ख्याल है कि 50% उसका सोल्यूशन तो इसी सेक्टर के अंदर है, और इस पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। हमारा टैक्स रेट प्यूनिटिवली हाई है। या बहुत ज़्यादा हाई है हमारा टैक्स रेट, इतना ज़्यादा कि हम यहाँ पे ऑपरेट करना मुश्किल है, और बॉर्डर्स हमारे बहुत पोरस हैं। या आप अक्सर सुनते होंगे कि दुबई में इन्वेस्टमेंट करने वालों में एक बड़ा पार्ट जो है वो पाकिस्तानी होते हैं। जी बिल्कुल। सो वो कैपिटल जो है वो मुल्क छोड़ के दुबई में इन्वेस्ट हो रहा है। या जो कि दुबई की रियल एस्टेट कहीं ज़्यादा स्पेकुलेटिव है पाकिस्तान के मुकाबले में, जी बिल्कुल। बिकॉज उनकी लोकल डिमांड नहीं है, लोकल पॉपुलेशन नहीं है, टूरिज्म पे डिपेंड कर रही है। यस। पाकिस्तान की तो अपनी लोकल डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हम इसको सस्टेन कर सकते हैं। हाउसिंग की मैसिव शॉर्टेज है। राइट। स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, यू नेम इट, या सिग्निफिकेंट शॉर्टेज है। तो सरकार को एक सीरियस एक्टिविटी अंडरटेक करनी चाहिए कि हम फैसिलिटेट करें रियल एस्टेट ओनरशिप को और रियल एस्टेट डेवलपमेंट को पाकिस्तान में। और ये जब तक हम नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम लोग अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे काबू पाएंगे। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर की परसेप्शन खराब हो गई। या सट्टा होने लगा, वो जो या सट्टा हो रहा है वो फाइलों में हो रहा है। तो प्लॉट रियल एस्टेट के नाम पर क्रिएट की हुई जो फाइल है वो तो एक 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 जुए का इंस्ट्रूमेंट है। यस। वो तो प्योर स्पेकुलेशन है, वो अलग है। या जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट है, जो लोगों को एसेट क्रिएट कर रहे हैं, उसको बिल्कुल अलग से देखना चाहिए, और फैसिलिटीज बनाएं, फैसिलिटेट करें पॉलिसीज के थ्रू। अप्रूवल्स जल्दी आए, टाउन प्लानिंग प्रॉपर रखें, ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, सीवरेज, ड्रेनेज, बिजली, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट, ये तमाम इश्यूज को एड्रेस करें। ह्यूज पोटेंशियल लगता है मुझे। फिर इसमें आप बैंकों को पार्टिसिपेट करवाएं, राइट। ताकि सरमाया आए और क्वालिटी का सरमाया आए। अच्छे बिजनेस हाउसेस को पार्टिसिपेट करवाएं। पढ़े लिखे लोग जो हैं, प्रोफेशनल्स जो हैं, वो इस सेक्टर में आके काम कर पाए। ये तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, मुझे लगता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या और सोशल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एजाज साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो नोवेयर। वक्फे के बाद हम बातचीत करेंगे शंकर से, जो कि टॉप लाइन के हेड ऑफ रिसर्च हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में एजाज ने तफसील के साथ बताया कि टोकनाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम और मेहनत हो रही है, बट उन्होंने कहा कि वो काम जो कई सालों में हो वो बहुत ज़्यादा काम का नहीं होता। उन्होंने कहा कि चूँकि दुनिया ने बहुत कुछ इस पर किया हुआ है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी, और कंपनीज प्रोवाइडिंग सच सोल्यूशंस आर ऑलरेडी देयर। सो नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बातचीत करने जा रहे हैं थोड़ी सी मार्केट के ऊपर, और हम समझने की कोशिश करेंगे टॉप लाइन से कि उनका मार्केट के ऊपर, एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर, एंड गोइंग फॉरवर्ड जो भी कुछ इस वक्त इकॉनमी में हो रहा है उसके ऊपर व्यू क्या है। सो लेट्स टॉक टू शंकर, द हेड ऑफ रिसर्च ऑफ टॉप लाइन। शंकर, वेलकम टू द शो। Thank you so much, Sunny, for having me on this show. वेलकम वेलकम। मुझे ये बताएं कि मार्केट में काफ़ी हलचल है, मार्केट बहुत तेज़ हो जाती है, 116 और 111 के दरमियान मार्केट क्यों घूम रही है, एंड गोइंग फॉरवर्ड आईएमएफ की चीज़ों के बाद, फिच की रेटिंग के बाद, हाउ डू यू लुक एट द मार्केट इन द नेक्स्ट 6 to 8 months? आई थिंक देखिए, मार्केट 111 पे जो आई थी 111,000 पे, दैट वाज बिकॉज ऑफ दी ट्रम्प टैरिफ। जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाए थे तो एक ही दिन में मार्केट ने इंट्राडे में कोई 8,000 पॉइंट्स लूज किए थे और 111,000 वापस से हमें दिखाया था। राइट। बट द पॉइंट इज के मार्केट में एज सच कोई नेगेटिविटी अभी तो नहीं है, बिकॉज आईएमएफ का प्रोग्राम भी जो है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया और फिच की रेटिंग भी अपग्रेड हो गई
और इवन ट्रम्प वाले टैरिफ पे भी जो है पॉजिटिव डेवलपमेंट्स दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 90 डेज का पॉज भी था और उसमें जो है हमारी गवर्नमेंट भी एक होमवर्क कर रही है वहाँ पे जाने से पहले कि हम किस तरह नेगोशिएट करें ताकि जो है हम ओवरऑल टैरिफ को अवॉइड कर सकें। तो आई थिंक दिस इज अ गुड डेवलपमेंट। और मार्केट में देखिए हमने लास्ट ईयर स्ट्रेटेजी भी की थी, उसमें हमने ये चीज़ मेंशन की थी कि मार्केट जो है एक अच्छा परफॉर्म करेगी 2025 में, और उसके पीछे जो है एक फिगर रेटिंग का भी हो सकता है, जो कि बेसिकली अभी हमने देखा भी। और यूएस पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी काफी मैटर करते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है, और जिस तरह से लिक्विडिटी हमें लोकल फंड्स की तरफ से भी दिखाई दे रही है, आई थिंक मार्केट जो है अगले 2-3 महीने अच्छा परफॉर्म कर सकती है, गिवन दैट के वापस से कोई टैरिफ पे ऐसी कोई डेवलपमेंट ना हो या लोकली पॉलिटिकल साइड पे कोई ऐसा नेगेटिव एलिमेंट ना हो। लोग जो कह रहे हैं कि इस साल बाज़ार ने इन जनरल कोई 25% के आसपास एक स्टेबल तेज़ी देखनी थी। यू कंकर विद दोज व्यूज़? जी जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि हमारा जो इनिशियल इंडेक्स का टारगेट था दैट वाज 127,000, और मार्केट ने जो है अभी 118, 117 तक तो दिखा दिया है। तो भाई 8-9 हज़ार पॉइंट उसमें रहते हैं हमारे बेस लेवल का जो टारगेट है उसमें बाय दिसंबर 2025। बट हमने उसके बाद एक और अपनी एक एस्टिमेट भी निकाली थी कि अगर लिक्विडिटी स्ट्रांग रहती है मार्केट में ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ फिक्स इनकम फ्रॉम इक्विटीज, अगर वो फ्लोज जो है हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आएंगे तो हो सकता है मार्केट 150,000 भी टच करे बाय दिसंबर 2025। तो मार्केट का मोमेंटम विल कंटिन्यू ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी असम्पशन जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। So given the policy framework, given what government is doing, and especially the circular debt side, Mohammed Ali जो excellent job कर रहे हैं, if one has to choose few sectors, which sectors would you mind recommending to the investors? देखिए आई थिंक ये जो सर्कुलर डेट वाली स्टोरी है, ये हम डेवलपमेंट्स तो पिछले आई थिंक एक 1.5 साल से देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से एक ये पॉजिटिविटी है कि जो आपकी ईएनपी कंपनीज हैं या आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनके रिसीवेबल्स में इंक्रीज नहीं आ रहा था। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था। तो इन्वेस्टर्स ने वहीं से गैज करना शुरू किया था कि अब मजीद अक्यूमुलेशन सर्कुलर डेट में नहीं हो रही बेसिकली। दैट वाज फेज 1। अब फेज 2 में ये हो रहा है कि अब हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। जो पुराना बैकलॉग ऑफ रिसीवेबल है, पुराना बैकलॉग ऑफ जो गवर्नमेंट को पे करना है, वो अब क्लियर होने की बातें हो रही हैं। आई थिंक दिस इज स्टेप 2। जो रिकरिंग वाला मसला था वो तो 1 साल पहले ही गवर्नमेंट ने हल कर दिया था इन बोथ पावर एंड गैस सेक्टर्स। अब जो है रिटायरमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ईएनपी कंपनीज के लिए पॉजिटिव है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए पॉजिटिव है, सुई कंपनीज के लिए पॉजिटिव है। बट ओवरऑल आई थिंक क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आए हैं तो गुड सिक्लिकल कंपनीज जो हैं वो भी हमारी प्रेफर्ड पिक में हैं। सिलेक्ट सीमेंट कंपनीज हैं और आपकी ऑटो कंपनीज जो कि हाईली अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे हैं। तो आई थिंक सीमेंट, ऑटोज, अच्छे कंज्यूमर आइटम्स एंड ये जो एनर्जी चेंज जो बेनिफिशियरी होगी सर्कुलर डेट की, ये भी हमारी टॉपिक्स में है। If you were to ask a direct question, what is your best pick in the consumer sector, which two stocks would you recommend as a brokerage house? I think देखिए ओवरऑल कंज्यूमर में आई थिंक ऑटोज को भी हम कंज्यूमर में ही रखते हैं। एंड एक कंपनी है साजगार इंजीनियरिंग। अगर आप उसकी अर्निंग देखते हैं तो इस साल हमारी एक्सपेक्टेशन है कोई 260 रुपए की, अगले साल 300 तक की अर्निंग की एक्सपेक्टेशन है। तो ये कंपनी चल रही है इसका कोई 4 के मल्टीपल पे, बाकी पूरा सेक्टर ट्रेड कर रहा है कोई 8 से 9 के फॉरवर्ड मल्टीपल पे। तो मैं कंज्यूमर में इस ऑटो स्टॉक को प्रेफर करूंगा, और बाकी सीमेंट कंपनीज में पायनियर है, मैपल है, इस तरह की कुछ कंपनीज हैं सीमेंट में जो कि हम प्रेफर कर रहे हैं। ज़बरदस्त। शंकर, सिर्फ आखिरी सवाल, बाय द एंड ऑफ ईयर एक्सटर्नल अकाउंट को कैसे देखते हैं, डॉलर किधर देखते हैं? आई थिंक ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इकोनॉमी साइड पे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसने बहुत बड़ा हेल्प किया पाकिस्तान को और मार्केट को, बेसिकली एक नया कॉन्फिडेंस दिया है इन्वेस्टर्स को भी। और हमारा जो करंट अकाउंट का एस्टिमेट है, वी आर एक्सपेक्टिंग के सरप्लस में रहेगा इस साल। और जो है अभी आज जो नंबर आया करंट अकाउंट का, देखें ऑल टाइम हाई है मंथली। इट्स बिकॉज ऑफ द रेमिटेंसेस। 4.1 बिलियन डॉलर की रेमिटेंसेस हमने मार्च में रिसीव किए हैं। तो ओवरऑल एक्सटर्नल अकाउंट जो है इस साल फिस्कल ईयर 25 में वी आर एक्सपेक्टिंग विल रिमेन इन सरप्लस। और जो करेंसी की मूवमेंट है
अभी लगता है, क्योंकि देखिए इंटरनेशनली डॉलर भी नीचे आ गया है, तो Yeah. हमारा रियर का जो वैल्यू था जो कि 102, 103 क्रॉस कर गया था, आज Yeah. वो भी नंबर आया था 101 पे वापस आ गया। Right. तो कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट अभी इमीडिएट नियर टर्म में 2-3 महीने में नहीं लग रही। Right. बाकी गोइंग फॉरवर्ड जो है, जो हमारा नेचुरल डेप्रिसिएशन रेट है करेंसी का 6 से 7% जो हिस्टोरिकल रहा है, दैट विल कंटिन्यू। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। शंकर, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे एजाज़ इज़ द CEO ऑफ द डॉलमन रीट्स। ही हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। इनफैक्ट आरिफ हबीब हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। 14 से ज़ायद जो हैं वो रीट्स फंड्स आरिफ हबीब ग्रुप मार्केट में ला चुका है। डॉलमन रीट्स हैज़ परफॉर्म very well. आजकल the name on the street about real estate sector and its development is the tokenization. Hats off to SEC chairman Akif, who is doing a fantastic job कि tokenization पे काम हो। मार्केट में divergent views हैं going forward tokenization की development कैसे होनी चाहिए, because people have a clear view and उसको थोड़ा सा subscribe किया एजाज ने भी कि ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज वाले मॉडल के ऊपर अगर SEC सोचेगा तो वो मुनासिब नहीं होगा। और सैंडबॉक्स के अंदर ही हैड अ व्यू कि जो भी डेवलपमेंट होती हैं, थॉट प्रोसेस चलता है, टेस्टिंग एंड इनोवेशन का जो प्रोसेस वहाँ चलता है, उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होती है। ही वाज ऑफ द व्यू के रीट सेक्टर काफ़ी बड़ा हो गया है, 5 से 30 से ज़्यादा RMC कंपनी का सफ़र तय हो चुका है और मार्केट में काफ़ी नॉलेजेबल लोग और नॉलेज इस वक्त मौजूद है। सो ही थॉट कि इसकी डेवलपमेंट के लिए, टोकनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए भी जो है वो एक्सपर्ट सिस्टम का सहारा कमीशन को लेना चाहिए, जैसा कि कमीशन अक्सर करता है। एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाता है और वो कमेटी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेकर आती है। ही सेट के 2-3 साल नहीं, ये 2-3 महीनों में काम होना चाहिए। एक वफद को भेज दें UAE, एक को भेज दें सिंगापुर, दोनों मॉडल को ले आएँ और उसको यहाँ पे फॉलो अप करें और उसके स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस करें। मज़ीद हमने गुफ्तगू की टॉप लाइन के हेड ऑफ़ रिसर्च शंकर से। शंकर ने टॉप लाइन का व्यू दिया कि बाज़ार 150,000 के लेवल को बिल्कुल क्रॉस करती हुई नज़र आ रही है। कंज्यूमर सेक्टर जो है उसके ऊपर दे वर वेरी पॉजिटिव। इनफैक्ट जो सर्कुलर डेट है उसमें भी दे सेट की चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं। गोइंग फॉरवर्ड जो पुराना डेट है उसको क्लियर करने के लिए जो बैंकों के साथ बातचीत चल रही है उसके भी पॉजिटिव नताइज आएंगे। और एंड बिकॉज ऑफ दैट ही फेल्ट के ENP स्टॉक्स के साथ साथ कंज्यूमर के जो स्टॉक हैं सेक्टर के, वो भी सीमेंट सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं अलॉन्ग विद द बैंकिंग सेक्टर विच इज़ अ प्रिवलेंट व्यू ऑफ मेनी प्लेयर्स ऑफ द मार्केट, कि उसमें बेहतरी देखी जा सकती है। इस तरह की बातचीत तजज़िये का सिलसिला नाज़रीन आगे भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।